क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़े हैं। आखिरी घंटा हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र का और आज का सेशन जो है काफी अलग सेशन कहा जाएगा, क्योंकि बाजार गिरे फिर संभले, वापस गिरे और इस वक्त भी बढ़िया रिकवरी मोड दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे ट्रिकी सेशन में करना क्या चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजों पर फोकस रहेगा आने वाले इस एक घंटे में। क्लोजिंग कॉल में बाजार में फिलहाल इस वक्त निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखी जा रही है और शानदार इसलिए कह रही हूं क्योंकि बेंचमार्क्स में भी रिकवरी मोड देखने को मिल रहा है। साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप तो बढ़िया रिकवर कर रहे हैं। निफ्टी करीब 200 अंक निचले स्तरों से रिकवर करता आप देख पाएंगे। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रिकवरी, सेंसेक्स में 600 अंकों की रिकवरी और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का तो क्या ही कहना। मिड कैप इंडेक्स में करीब 1100 अंकों से भी ज्यादा की रिकवरी इस वक्त नजर आ रही है और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 350 अंक इस वक्त रिकवर होता हुआ। क्लोजिंग कॉल्स में हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। बाजार के जाने माने दिग्गज को अभी हम थोड़ी देर जोड़ेंगे आपके साथ और उनकी राय क्या है बाजार पर आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड्स क्या होंगे, इस बाजार में रणनीति क्या बनानी है, इवेंट्स, ट्रिगर्स कौन से हैं, ये सारी की सारी चीजों पर फोकस रहेगा। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। काफी इंटरेस्टिंग चीज आपने इस वक्त ग्रुप पर डाली है और आप ही की जुबानी सुनवाना चाहूंगी ऑडियंस को। बताइए बाजार में इस वक्त हो क्या रहा है? मानसी, देखिए, अगर सिर्फ सुबह से तुलना करेंगे तब तो ठीक है, थोड़ा अच्छा फील हो सकता है। जिन्होंने सुबह का झटका महसूस किया 200 पॉइंट के आसपास का, तो रिकवरी आ रही है। लेकिन खुशी वाली कोई चीज़ बाजार में वैसे है नहीं। आज लगातार 9वें सत्र में सेंटिमेंट थोड़े वीक हैं, लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आ रही है, लेकिन वो किसी मतलब की नहीं है। आप देखिए 1000 पॉइंट का स्ट्रेट फॉल आया है निफ्टी में। 23,800 के हमने स्तर देखे थे, वहां से गिरते गिरते 22,800 भी आज शुरुआती सत्र में ब्रेक हुआ। वहां से रिकवर करके 22,925 पर आपको निफ्टी दिखेगा। लेकिन निफ्टी को भी और चलना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ा सा सेंटिमेंट बेहतर होगा। आंकड़ों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कुछ डेटा में शेयर कर देता हूं। एक तो ये कि आप देखिए करीब 3,000 पॉइंट सेंसेक्स 9 सत्र में नीचे आ गया है। बीएसई लिस्टेड जो कंपनीज है उनका मार्केट कैप 400 लाख करोड़ के नीचे आया है और जून 2024 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है, यानी कि 7-8 महीने के बाद। और दिसंबर 2023 से अगर हम तुलना करें तो डॉलर टर्म्स में मार्केट कैप में 1 लाख करोड़ डॉलर की कमी आई है और ये पूरी की पूरी कमजोरी बनी है। हम देख रहे हैं कि एफआईज का जो आउटफ्लो चल रहा है, एफआईज के आउटफ्लो के चलते रुपया कमजोर हो रहा है और रुपए में जो पिछले 6 महीने की वीकनेस है वो है करीब 3.5% के आसपास की। और दुनिया भर के जो बाजार हैं, जो बड़े बाजार हैं जिनसे हम कहीं ना कहीं अपनी तुलना करते हैं, जिनको हम लुकअप करते हैं, उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर प्रदर्शन रहा है। चाहे अमेरिका हो, चीन हो, हांगकांग हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर लंदन के बाजार हो, सभी बाजारों में आपको दिखेंगे भारतीय बाजार सबसे ज़्यादा कमज़ोर। और बिल्कुल साफ है कि निफ्टी जो कि हेडलाइन इंडेक्स है 13% के आसपास की गिरावट वहां पे आ गई है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप के जो इंडेक्स हैं वहां पर ऊपरी स्तरों से 18 से लेकर 20-21% के आसपास की गिरावट आ गई है। तो आज लोअर लेवल से रिकवरी आई है, वो कह सकते हैं सिर्फ आज के काम की है, अदरवाइज चीजें थोड़े से नेगेटिव साइड पर भी हैं। डिप्पी, वायदा के आंकड़े क्या कह रहे हैं, उसे क्या क्यूज मिल रहे हैं? जो आज आप जिस रिकवरी की बात बोल रहे हो, मैं तो उसको रिकवरी ही नहीं मानता। पहली बात तो जिस लेवल्स की आप बात बोल रहे हो, मैं उस लेवल्स को भी नहीं मानता। द रीज़न इज़ बिंग, क्योंकि ये लेवल्स हम कई बार देख चुके हैं, कई बार फील कर चुके हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार ये ट्रैपिंग पॉइंट्स भी हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा दूर ही रहना चाहिए मार्केट से। 3 चीज़ें हमेशा से मैं आपको फिर से याद दिला के मेहमानों पे चलाऊंगा। सुनील सुब्रमण्यम, रचित खंडेलवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए इस लाइन के अंदर। पहला, बाय राइट एंड सिट टाइट। ये वाला मौका है जिस समय आपको चुनाव करना होगा कि क्या चीज़ ठीक है। ना जाइएगा, ना देखिएगा कि 60% कोई चीज़ टूटी है। भाई 60% टूटी है, कुछ तो बुरा होगा ना, तभी तो 60% टूटी है। तो आपको ये नहीं देखना कि कौन कितना टूटा है, बल्कि ये देखना है कि कौन सी अच्छी कंपनी किस रेट पे कितनी टूट के आपको एक वैल्यूएबल एसेट मिल रहा है। तो बाय राइट एंड सिट टाइट है। नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन है। एग्रेशन इस चीज़ का नहीं दिखाना, एकदम पागल नहीं हो जाना कि देखिए मार्केट गिरे हुआ है तो आपने अपनी एफडीआई तोड़वा दी है, कहीं और से पैसा अरेंज किया और मार्केट के अंदर पंप कर दिया। ये मैं और आप और कोई भी आदमी नहीं जानता कि मार्केट की डेप्थ कितनी है। डिस्क्रिप्शन, मार्केट के ऊपर बोलना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, बट मार्केट के अंदर पैसा बनाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से एक है। तो इसलिए बोलने में और करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसलिए मैं उन एंकर्स में से नहीं हूँ जो सिर्फ बोलेंगे हाँ जी रख लो आ जाएगा, रख लो आ जाएगा। अरे भाई रखे तो बैठे ही हैं, रखा है तभी तो नुकसान है, अगर रखा नहीं होता तो नुकसान भी तो नहीं होता। तो इसलिए आप किसी की बात थोड़ा सा
ध्यान से सुनिएगा, थोड़े यूट्यूब चैनल देखने कम कर दो, मैंने सुबह भी आपसे ये बात रखी थी, और अपने इंटेलिजेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करो। तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम को कम रखना है। चौथा स्टांस को क्या करना है, आपको एकुमुलेशन बना के रखना है। एकुमुलेशन मैंने और बाय में आपको मैंने फ़र्क बताया। बाय का मतलब 100 रुपये आपकी जेब में है, मार्केट गिरा और आपने 100 रुपये लगा दिया, ये नहीं करना। एकुमुलेशन का मतलब है 100 रुपये आपकी जेब में पड़ा है, बाजार गिरता जाएगा, एक एक करके लॉट लेते जाओ, या अपने 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 हिसाब से 10-10% करके पोजीशन बनाते जाओ। जितना गिरेगा पोजीशंस लेते जाना। कहाँ तक लेते जाना, जब तक ये 100 रुपये खर्च नहीं होते। बोले जी हमारे तो 100 रुपये पहले ही खर्च हो गए थे, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था आपको। चलो नहीं भी रखा तो आप अगर अभी भी करना चाहो तो ये स्टांस धीरे धीरे कर सकते हो। थोड़ा वैल्यू बाय तो ज़रूर है मार्केट, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई परहेज भी नहीं है बोलने में कि एफ को अब आ जाना चाहिए, आना भी चाहिए, इससे इतना भी नहीं टूटना चाहिए था, बट कुछ ज़्यादा ही पनिशमेंट हो गई है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि सब कुछ चंगा सी टाइप हो जाएगा मार्केट के अंदर, बट जब तक नहीं होता, ये जो 50 पॉइंट की तेज़ी, 50 पॉइंट की मंदी, 300 पॉइंट से हम नीचे आ गए, 300 पॉइंट से हम ऊपर आ गए, ये सिर्फ और सिर्फ एक रोलर कोस्टर राइड है। फील गुड और फील बैड होएगा, ना तो पैसा आएगा ना तो पैसा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा बॉस। और जिनको स्विंग ट्रेड करना है वो करके देख लें, उनकी किस्मत ज़ोरदार होगी। तो आजकल स्विंग ट्रेडर्स को भी पैसा नहीं बन रहा है। सुनील सुब्रमण्यम, रचित खंडेलवाल, 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितना पॉइंट्स हम सब ने नोटिस किए हमने सब बता दिए। रचित भाई आपसे कर रहे हैं शुरू। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का स्टांस, आज के रिकवरी पे आपका टेक, और दूसरा आप क्या मानते हो मार्केट में इस समय क्या करना चाहिए? दर्शकों को नमस्कार, मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी विपदा में मैं फंस चुका हूँ। आपके साथ जब भी मैं शो करता हूँ और बैक स्टेज आपकी जब मैं सारी कमेंट्री सुन लेता हूँ, तो मेरे अंदर का भी वो इंसान जाग जाता है। मुझे पता होता है टाइम कंस्ट्रेंट होता है, मगर उसके बावजूद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। मैं अभी 1.5 से 2 के शो में बैठा था, सिंपली लेवल्स देके चला गया और मैंने कुछ नहीं बोला। बट क्योंकि अब ट्रिगर हो चुका हूं, तो एक चीज बिल्कुल आपको ऐड करना चाहूंगा कि सर, वैल्यूएशन कंफर्ट आप अगर अभी देख पा रहे हैं, एक चीज समझिएगा, जब मार्केट फॉल करता है और एक करेक्शन के फेज में आता है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट सिर्फ आप कैलकुलेशन देख के मत निकालिएगा। एक टाइम आता है जब बीट एंड डाउन इतना ज्यादा हो जाता है वो पर्टिकुलर स्टॉक कि वो ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में एंटर कर जाता है, और वहां से जाके थोड़ा सा कंसोलिडेशन और सपोर्ट जब मिलता है, वहां से रिवर्सल करता है। मार्केट अभी ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रहा है। तो अभी भी अगर आप वैल्यूएशन हंटिंग भी कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रेंचेस में करिए। मार्केट ने फ्राइडे को जिस तरीके से मूवमेंट दिया, पूरा हफ्ता ठीक चल रहा था, फ्राइडे को सेकेंड हाफ में जिस तरीके से मूवमेंट दिया कि करेक्ट कर गया और उसके बाद ऊपर तो आया, मगर स्टॉक्स साथ नहीं दे पा रहे थे, ये कहीं ना कहीं एक सिंपल ट्रिगर दे रहा है कि पेन है। और आज सुबह मार्केट जब खुला तो वो डर था, रिकवरी आई है इंडाइसेस में, वो बिल्कुल ठीक है, बट क्या द पेन इज ओवर? आई डोंट सी इट हैपनिंग एज ऑफ नाउ। और ये तो हो गई सर एक सिंपल बात जो मैं शेयर करना चाह रहा था। अब हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, लेवल्स अभी जो दो अलग अलग विंग के लेवल्स हैं। एक है आपका 22,750 और 23,000। ये एक छोटा लेवल है और मैं समझता हूं इसी लेवल पे निफ्टी अभी कुछ टाइम के लिए ट्रेड करेगा। अगर ये लेवल टूटता है तो एक और बड़ा लेवल है जो कि एक पूरे वीक के लिए बन जाएगा। 22,750 टूटेगा तो 22,500 पे एक छोटा सपोर्ट है जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। और अगर 23,000 ऑन द अपसाइड तोड़ता है तो 23,000 तोड़ने के बाद 23,280, 23,300 ये एक जोन होगा जहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है, अगर उसको ब्रीच करता है ऑन द अपसाइड या डाउनसाइड तो आगे के लेवल्स खुल के आएंगे। बिल्कुल रचित, थैंक्स फॉर दैट व्यू और लेवल्स भी आपके हमारे सामने रखने के लिए। तो क्लियरली रोशनी की किरण इस वक्त नहीं नजर आ रही, और ऐसे में बाजार में करना क्या है, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों नजरिए आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सुनील सुब्रमण्यम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, आइए उनका भी स्वागत करते हैं, उनसे समझते हैं कि इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स किस तरह से रीड करने हैं। सुनील सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। और
लगातार सर टेक्सचर मार्केट का जो है दिन ब दिन वीक होता जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि सेहत इतनी खराब हो चुकी है बाजार की कि अब दवाई भी तो बड़ी करनी पड़ेगी। एफआईएस की वापसी नहीं हो रही है, विदेशी बाजार से संकेत लगातार कमजोर हैं। इनफैक्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन की तर्ज पर भी देखें तो इमर्जिंग मार्केट्स के सामने इन कंपैरिजन भारतीय बाजार लगातार बिखरते हुए। आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी रीडिंग मार्केट पर क्या है और इस वक्त मार्केट पार्टिसिपेंट्स को क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून। पहली बात है कि देखिए, हमारे लिए हम समझते हैं ये बहुत बड़ा करेक्शन है। एक्चुअली हिस्टोरिकली देखें तो ये कुछ नहीं है। बड़े बड़े करेक्शन इससे भी आए हैं और मार्केट उसके बाद भी रिकवर हुआ है। अब एक्चुअली क्या है ना कि लार्ज कैप में अभी भी उतना करेक्शन नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, क्योंकि एफआईएस तो कंटिन्यूअस उधरी बेच रहे हैं, मगर म्यूचुअल फंड मैनेजर वहां पे लार्ज कैप स्टॉक को खरीदते हुए वहां पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एक एफआई के मन में अभी भी इंडियन मार्केट एक ओवर वैल्यू टेरिटरी में ही है फॉरवर्ड अर्निंग्स में। इसके और एक कारण है कि अपनी जो सेकंड क्वार्टर की जो इसको पिछले हुए अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग्स में भी कुछ खास नहीं आई सामने। तो इसीलिए फ्यूचर आउटलुक में अगर वैल्यूएशन की इंप्रूवमेंट होनी है तो और कुछ अर्निंग्स अपग्रेड होना है, वो एक बात है। सेकंड, डोमेस्टिक पैसा भी जाके वो लार्ज कैप को खरीदा है तो गिरने नहीं दे रहा है। और ज्यादा गिरावट मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में हो रही है, क्योंकि वहां पर दो चीज हो रहे हैं कि फंड मैनेजर्स उधर प्रॉफिट बुक करें ताकि वो लार्ज कैप खरीदें, नहीं तो उतना पैसा नहीं है। सेकंड, उनके पास भी कैश बैलेंस थोड़ी बढ़ गई है, अभी करीबन 2 लाख करोड़ के करीब है म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में कैश। उसके अलावा पीएमएस, एआईएफ उन फंड मैनेजर के पास है। तो कॉन्फिडेंस मार्केट में खरीदारी करने के लिए ना ही डीआईआईएस का और ना ही एफआईएस का आज एक वैल्यूएशन कंफर्ट जोन पे आया है। ये बात है, ये कब सुधरेगा? देखिए, फॉरेनर्स की बात करें तो वहां पर ट्रम्प के कारण, ये अनसर्टेनिटी के कारण वो बाहर पैसा नहीं डालना चाहते हैं, और खास करके इंडिया में हमारी नंबर्स भी उसको सपोर्ट नहीं दे रही है। तो पहली चीज है वहां पे शांति की माहौल आना चाहिए। इंटरनेशनली ट्रम्प के जो भी एक्शंस है उसका कुछ न कुछ एक रास्ता की क्लैरिटी की इसी मोड पे जाएंगे और इसी मोड पे हर देश का इम्पैक्ट ये होगा। वो क्लैरिटी जब तक ना आए एफआईएस शांत 4.5% यूएस ट्रेजरी में पैसा मिलेगा उनको, उस पे शांत रहेंगे। वो एक बात है। तो इस रणनीति के सामने डोमेस्टिक निवेशक मेरे ख्याल में क्या करना चाहिए, खाली और खाली म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, और उस म्यूचुअल फंड में भी आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप ऐसी डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज में निवेश कीजिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि फंड मैनेजर के पास एक जानकारी है हर स्टॉक के बारे में, एक फ्यूचर गाइडेंस लेके वैल्यूएशन कंफर्ट कब आएगी और जाके उसको तब खरीदेंगे। अब हम उसके नजदीक पहुंच रहे हैं बट अभी तक नहीं आए हैं, पर जैसे ही मौका मिलेगा फंड मैनेजर्स पहले एक्ट करेंगे। तो अगर आप फंड मैनेजर के हाथ में पैसा देते हो तो वो आपके रिटर्न के लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप जाके इंडिविजुअल स्टॉक उसके करेक्शन के बेसिस पे नहीं चुनने का है अभी, क्योंकि ज्यादा क्यों गिरा, जैसे डिम्पी ने कहा ये गिर रहा है तो एक वजह है उसकी गिरने की, तो उसके ऊपर इतना गिर गया इसलिए मैं जाके खरीदो, ये बहुत रॉन्ग चॉइस होगा। तो मैं कहूंगा कि आप फंड मैनेजर के हाथ में पैसा दिलवा दीजिए, ताकि वो जैसे ही माहौल धीरे धीरे बदलता जाएगा वो अपना बाइंग आपकी तरफ से करेंगे। तो वही मेरी एक सजेशन है। और इस टाइम फ्रेम में अगला ट्रिगर इंटरनेशनली, तो ट्रिगर जैसे मैंने कहा था रशिया यूक्रेन वॉर, अगर ट्रम्प की टीम काम कर रही है उधर कि किसी न किसी उस पे कुछ करे, वो करे तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑयल की दाम गिर जाएगी और वो इंडिया के लिए अच्छा है, और माहौल भी एक तरफ रिस्क ऑफ की तरफ आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर, अगर वो जो बात कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन से बात हो रही है और कुछ उधर हल आता है तो वो भयंकर पॉजिटिव होगी, उस तो पलट जाएगा एफआई की फ्लोस और मार्केट, ये सब उस चीज में। और डोमेस्टिकली भी देखें तो खाली हमें इंडस्ट्री के मार्च एंड के नंबर्स, ऑटो सेक्टर, ये सेक्टर के मार्च एंड के नंबर्स कैसे आ रहे हैं टॉप लाइन के, और फिर अर्निंग सीजन में उनका ईपीएस और गाइडेंस कैसा रहा है इस 25-26 वाले साल के लिए, तो वो ही बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदने के लिए उनकी एक आउटलुक जानना जरूरी है। अब जो पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स कॉल में दिया वो आउटलुक से कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है, तो थोड़ा शांत रह के वेट करना है। आप भरपूर मेरी म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में पैसा दीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। रिटेल अभी जाके मैं कहूंगा कि कोई भी बाइंग अभी ना करें।
तो सुनील सुब्रमण्यम साहब की राय भी हमने जानी और उनका भी ये कहना है कि एहतियात ज़रूर बरतना है और अपनी SIPs और म्यूचुअल फंड जो है उसे बिल्कुल जारी रखें। बाजार का अंडरटोन लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त की सच्चाई ये ज़रूर है कि लगातार 9th ट्रेडिंग सेशन है जब मार्केट में हमने गिरावट का रुझान दिखा है और हफ्ते दर हफ्ते मार्केट का टेक्सचर जो है कमज़ोर होता जा रहा है। इस वक्त का इस घंटे की रिकवरी ज़रूर है, लेकिन फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स का लगातार बढ़ना भी आपको बिल्कुल फोकस में रखना चाहिए। 6% की बढ़त के साथ 16 के लेवल्स के आसपास इंडिया विक्स इस वक्त ट्रेड करता हुआ। चलिए क्लोजिंग ट्रेड्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट रचित हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है। रचित बताइए, आपकी तरफ से इंडेक्स पर तो आपने नजरिया बताया, स्टॉक्स कौन से हैं आपके रेडार पर? देखिए मैम, मार्केट जिस कंडीशन में है अभी, वो स्टॉक्स नहीं हो पा रहे हैं, वो सिर्फ स्टॉक बन के रह गया है। और हमेशा मतलब एक कंजर्वेटिव अप्रोच जो मेरी रहती है, तो मैं बहुत ही सेफ बेट निकाल के लाने की कोशिश करता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है और आप देखें ये एक टाइट रेंज में चल रहा है, तो आप करंट लेवल्स पे इसको ले सकते हैं। 1202 के स्टॉप लॉस और 1242 के टारगेट के लिए बहुत ही सेफ बेट ये अभी लग रही है। इसीलिए इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी सिर्फ एक यही ट्रेडिंग बेट है जो आज मैं लेकर आया हूं। इसको खरीदने की सलाह है। 1221 रुपए के आसपास के प्राइस, थोड़ी सी तेजी जरूर है। बाजार थोड़ा वीक रहा है, बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि रिलायंस ने थोड़ी लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई भी है। 1202 रुपए का स्टॉप लॉस, 1242 का टारगेट आपके लिए। तो 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, 20 रुपए ऊपर का टारगेट। चलिए कुछ और शेयरों के बारे में जरा बातचीत करते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि M&M का शेयर कमजोर है। हालांकि सुबह जो खबर हमने आपको बताई कि 8,000 करोड़ रुपए की बुकिंग आई है, इसकी जो नई जो EV सीरीज आई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उसकी बुकिंग करीब 30,000 पहले दिन हो गई है। बावजूद उसके शेयर में निराशा क्यों है, ये जरा जानते हैं। हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, आज M&M की कमजोर शुरुआत और दिन के दौरान कोई खास रिकवरी दिखी भी नहीं, क्या रीजन है इसके पीछे? जी हाँ, M&M में भारी गिरावट हुई है और ये गिरावट जो हम देख रहे हैं वो उसके बाद है जब कंपनी ने ये बोला है कि उनकी EV सेल्स की काफ़ी रिकॉर्ड बुकिंग उन्होंने देखी है डे 1 पे ही, क्योंकि पहले दिन ही जो उनकी नई 2 EVs की जो बुकिंग आई है वो 30,000 से ज़्यादा आई है और इसका जो बुकिंग वैल्यू है वो 8,500 करोड़ के आसपास है। तो नंबर तो शानदार है, पर स्ट्रीट इसको लेकर एक्साइटेड नहीं हो रही है, क्योंकि हमने शेयर इस नंबर पे कई सारे एनालिस्ट से उनके ओपिनियन मांगे तो उनका यही कहना था कि जो उनकी उम्मीदें थी वो इस नंबर से थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो इस नंबर को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ वो नहीं देख रहे हैं। पर साथ ही साथ कुछ दूसरे एनालिस्ट ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि नंबर इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि EV स्पेस जो है वो आइस के मुकाबले मार्केट साइज काफ़ी छोटा है और ऐसे मार्केट साइज में इतना बड़ा नंबर लाना पहले दिन पे ही, और साथ ही ये भी बता दें आपको कि पूरी बुकिंग नंबर में 73% जो बुकिंग है वो उनकी हायर एंड यानी जो महंगी गाड़ियां हैं उसके लिए हैं, जिसकी डिलीवरीज पूरी टाइमलाइन में सबसे पहले स्टार्ट हो रही हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा दरकिनारे नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द एनालिस्ट का ये मानना है कि उम्मीदें थोड़ी सी ज़्यादा लगाई जा रही थी। अब जो कई सारे पॉजिटिव्स हैं M&M को लेकर वो ऑलरेडी प्राइस में आ चुके हैं। जिस तरीके की लीडरशिप हमने उनके SUVs में देखी, ट्रैक्टर को लेकर जो उनकी कॉमेंट्री थी वो काफ़ी पॉजिटिव रही। साथ ही अब EV लॉन्च का इंतजार हो रहा था, बुकिंग नंबर का इंतजार हो रहा था, वो सब भी हो गया है। पर जी हाँ, आज के लिए सबसे बड़ा जो निफ्टी में लूजर साबित हो रहा है वो M&M ही है। थोड़ी बहुत मिक्स कमेंट्री जरूर आ रही है, पर मेजॉरिटी का यही मानना है कि उम्मीद के मुताबिक बुकिंग नंबर नहीं आया, इसीलिए हम शेयर प्राइस में गिरावट देख रहे हैं। सिटी की भी इस पे रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने इस पूरे बुकिंग वैल्यू पे ये बोला है कि कैंसिलेशन आगे चल के कैसे होंगे वो देखना सबसे अहम रहेगा। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। तो देखिए, एक शब्द जो सृष्टि ने कहा ना कि उम्मीद, हम अक्सर ऐसी बातचीत में चर्चा करते भी हैं कि उम्मीद ही दुखों का कारण है। और M&M के शेयर में आज हम देख भी रहे हैं कि उम्मीद ज्यादा थी, अनुमान ज्यादा थी कि कितनी बुकिंग आएगी और उसके मुकाबले नहीं आई। 8,400 करोड़ रुपए की बुकिंग वैल्यू आ गई। 30,000 गाड़ियों की बुकिंग पहले दिन हो गई। बावजूद इसकी जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा था उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ये गिरावट आज 4% के आसपास की हो गई है। वैसे भी 3200 रुपए के भाव से लगातार M&M गिर रहा है। आज गिरावट का लगातार छठा दिन है और 2800 के आसपास शेयर का भाव हो गया है। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं हमारे साथ, राहुल घोष जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका AT9 स्वदेश पर। राहुल जी, एक व्यू जरा M&M पे दीजिए, उसके बाद अपने शेयर बता दीजिए लगे हाथ कि कहां पर आज आप ट्रेड के मौके देख रहे हैं।
नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो अच्छी बात है आप एमएनएम का जिक्र किए, क्योंकि आज मेरे दोनों शेयर में से एक एमएनएम ही है। थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है। एकदम स्टॉक 4% नीचे है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेजेक्टरी है, बट एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट लेवल पे आके रुका है। तो एक कॉन्ट्रा बाय मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, कंडीशनल बाय देना चाहता हूँ एमएनएम पे, कि 28-24 के आसपास चल रहा है, 2900 के ऊपर बाय कर सकते हैं। आई रिपीट, 2900 के ऊपर बाय कीजिएगा और 2800 पे स्टॉप लॉस रखिएगा, टारगेट 3100 का। दूसरा स्टॉक है इंडियन होटल्स का, करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 680 का होगा और टारगेट इसमें 785 का होगा। तो इंडियन होटल्स और एमएनएम दोनों पे लॉन्ग साइड के ट्रेड्स। इंडियन होटल्स और एमएनएम को खरीदना है आपको 2900 के ऊपर, और इंडियन होटल्स इसमें हम लगातार अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई होगी ऊपरी स्तरों से, लेकिन एक बढ़िया पैटर्न इसका निश्चित तौर पर है। तो दो तेजी वाले शेयर आपको मिल गए राहुल जी की तरफ से। कुछ और शेयरों के बारे में जरा राय लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में थोड़ा सा खेमा बटा हुआ है। हालांकि हम चर्चा ये कर रहे थे कि एचडीएफसी बैंक में और आईसीसी बैंक में कौन सा शेयर मजबूत है, तो व्यू ये निकल के आ रहा था कि नहीं, आईसीसी बैंक मजबूत है। हालांकि आज चाल थोड़ी सी उलट रही है, आईसीसी बैंक ने कमजोरी दिखाई है और एचडीएफसी बैंक ने 1700 वाले सपोर्ट को पकड़ के रखा है और उसके ऊपर ही कारोबार कर रहा है। रचित जी, आप जरा फिर से चेक करके बताइए, आईसीसी बैंक अगर मजबूत है मान लीजिए चार्ट पर, तो क्या इस डिप का इस्तेमाल खरीदारी करने के लिए करें? सर देखिए, बिल्कुल, मतलब आज जब मैं देख रहा था कि कौन सी कॉल देने के लिए सही होगी, आईसीआईसीआई बैंक पे हमारा पिछले हफ्ते भी कवरेज था और उसके बाद इसमें मूवमेंट आया। आईसीआईसीआई बैंक के लिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि खरीदारी अगर ये थोड़ा सा यहाँ से कूल ऑफ और कर जाता है तो और अट्रैक्टिव बन जाती है। करीबन 1236 लेवल आपको देखने को मिले, जो कि बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। वहां पे आप एक बार इसमें पोजीशन बना सकते हैं और उसके बाद 1272 का एक ऐसा लेवल है जो आपको बहुत ही हफ्ते डेढ़ हफ्ते में देखने को मिल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा कूल ऑफ करे, आप बिल्कुल खरीदें, ऊपर के लेवल्स ये जरूर दिखा सकता है। ठीक है, एक ऑप्शंस का फोनो भी हम आपके सामने लेके आते हैं ताकि अगर कोई ऑप्शंस का ट्रेड है वो भी आप नोटिस कर पाएं। ओशो कृष्ण ने एंजल वन के लेके आइए ऑप्शंस का चैंपियन। ओशो जी नमस्ते, बताइए सर आपने कौन सा ऑप्शंस का ट्रेड आज देंगे? वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। सी ओवरऑल देखिए, मुझे लगता है आज जिस काउंटर में मोमेंटम है वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में अगर हम देखें तो 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन दिखा है एंड जो टेक्निकल सेटअप है उसमें एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। सो पावर ग्रिड का 265 के कॉल ऑप्शन को खरीदने की सलाह बन रही है। जब ट्रैक किया था तो 3.6 3.8 था, बट करेंटली 4.3 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो इसी रेंज में बाई करें, 4 रुपए के आसपास बाई करके चलें। 1 रुपीज 20 पैसा का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अप्रोक्सीमेटली जो टारगेट रहेगा कल के लिए वो 8 रुपए 50 पैसा का रहेगा। सो जो मैक्सिमम रिस्क है इस सेटअप का वो नियर अबाउट 4500 के आसपास है एंड जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा पर लॉट वो नियर अबाउट 9000 के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। ओके ठीक है, तो कॉल तो आई हैं और लेकिन वो स्पेसिफिक सेगमेंट से आ रही हैं, यानी कि पावर वाले स्पेस से आई हैं। तो पावर ग्रिड 265 की कॉल है, इस पे ध्यान रखें। और ये एट द मनी ही आप इसको मोटा मोटी समझ लीजिए, 264 का तो रेट ही चल रहा है, ऑलमोस्ट 2% ऊपर भी है। 3.5 रुपये का एक्सरसाइज प्राइस है, 8.5 रुपये तक का लक्ष्य है, 1.25 रुपये का स्टॉप लॉस है, ये भी छोड़ना नहीं, 1.25 का स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट है। और 8800 रुपये तक का आपके पास आ जाएंगे, लॉस होगा 4000 का, रेशो होगी 1:2 की। ठीक है ओशो, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये गाइडेंस देने के लिए कि पावर ग्रिड की 265 की कॉल से थोड़ा पैसा बनाया जा सकता है। रचित खंडेलवाल, राहुल घोष और नीलेश जैन भी अब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेरे को दिख रहे हैं। नीलेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपसे शुरू करते हैं सर, आपने कुछ ट्रेड ढूंढा मार्केट के अंदर? वेरी गुड आफ्टरनून टू डिम्पी जी। बिल्कुल देखिए, मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, इनफैक्ट ऊपरी स्तरों पे हमें लगातार दबाव देखने को मिल रहा है और इस प्रकार के मार्केट में कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं। सबसे पहले बलरामपुर चीनी, ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पे लगातार एक 6-7 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ फॉल के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है।
ऐसा लग रहा है एक बुलिश एंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बनेगा और एक फॉलोअप मूव हम यहाँ पे 448 से लेके 456 448 पहला टारगेट, 456 दूसरा टारगेट को ध्यान में रख के बलराम चीनी को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 432 का स्टॉप लॉस रखना होगा, 432 के स्टॉप लॉस से पहला ट्रेड लॉन्ग साइड में बलरामपुर चीनी होगा। इसके अलावा दूसरा स्टॉक जो रडार पे आ रहा है वो है हेवेल्स। यहाँ पर भी एक ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है, एक सिमिलर रिवर्सल कैंडल यहाँ भी बन रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं आज के सेशन में। तो यहाँ पे हेवेल्स में पुल बैक हमें 1550 और 1575 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। 1501 के स्टॉप लॉस से हेवेल्स लिमिटेड को भी लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी। ओके ठीक है, हेवल्स है और बलरामपुर चीनी दो ऐसे शेयर्स हैं जो आप कह रहे हैं कि बाय करके चलें। अच्छी बात यह है कि बाय की कॉल्स आ रही हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि ऐसे शेयर्स आ रहे हैं जो ट्रेंडिंग है। तीसरी अच्छी बात है कि इसमें कुछ कैटेगरी ऐसी भी हैं जहाँ पे अमूमन अभी नज़र नहीं जा रही थी लेकिन वो शेयर्स नोटिस हो रहे हैं। एग्जांपल के लिए बलरामपुर चीनी है ना, लोग इन्फोसिस नहीं देख रहे थे, बलरामपुर चीनी क्या देखते, लेकिन अब बलरामपुर चीनी भी देखेंगे है ना। तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है इम्पॉर्टेंट। अच्छी बात यह है बस वो हो जाए। ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी के जो है ना, प्रॉब्लम ये है, पहले प्लेंटी ऑफ लोग थे जो बाय कर रहे थे, अब प्लेंटी ऑफ लोग हैं जो भी सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा बस ठीक हो जाए तो फिर काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयर हैं, राहुल जी से भी पता कर लेते हैं। राहुल सर, आज जो लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं मैं उसमें थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ और कंटेनर कॉर्पोरेशन ठीक लग रहा है। एक बार कॉनकोर आप चेक करोगे? बिल्कुल, और आपने सही पकड़ा है कि कंटेनर कॉर्पोरेशन आप डेली चार्ट पे देखेंगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगा यहाँ पे कि एक और दिन का फॉलो थ्रू के लिए वेट करते हैं और उसके बाद लॉन्ग जा सकते हैं, बिकॉज एकदम फैग एंड में लोअर हाइज लोअर लोज बनाता हुआ डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल से ट्रेड कर रहा है तो बहुत बेरिश सेंटिमेंट्स है। बिल्कुल बॉटम कैच करने से बजाय थोड़ा मोमेंटम अपसाइड की तरफ आए तब लॉन्ग जाना बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। पॉइंट टेकन है सर, एक दिन क्या 2 दिन भी रुक जाएंगे, बस शेयर चल जाए और जो लें उसके बाद से ज़्यादा नीचे गिरे नहीं, क्योंकि पहले ही हम मार्जिन से दुखी हैं। अब प्रॉब्लम ये है ना सर, जिन्होंने ले रखा है उन्होंने बाइंग और डिप्स के नाम पर इतना माल भर चुके हैं कि उनके पास अब भरने के लिए भी समय नहीं है। और ये लास्ट लेग थी, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी दूर की सोचेगा तो कितनी सोचेगा, ठीक है ना। मैं एक सैंपल बताता हूँ, 24,000 पे मान लो, अरे भाई साहब 25,000 तक 23,000 तक जाएगा, अरे नहीं 23,000 नहीं जाएगा, 23,500 तक जाएगा। ऐसी चर्चा होती है ना हमारी आपस में, यार दोस्त आप चर्चा करेंगे तो अलग अलग पॉइंट से इतने बोलेंगे ना। आप मैक्सिमम ऐसे थोड़ी सोच सकते हैं कि 22,000 भी टूट जाएगा, 18,000 भी आ जाएगा, ऐसा तो कोई नहीं सोचेगा। तो जितना सोचने की हमारी लिमिट होती है, मैं डीलिंग रूम से निकला हुआ आदमी हूँ, तो जितना हमारे सोचने की लिमिट है ना, मार्केट उस लिमिट को हिट कर रहा है बार बार, वो 22,800 है, इसलिए पैनिक बॉटम है। टेक्निकली देखोगे तो कोई बहुत वैसे उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो पैनिक बना हुआ है, इसलिए बार बार पैनिक एक जगह पर आके एक्सट्रीम हो जाता है, फिर उसके बाद हल्का सा पुल बैक आ जाता है। तो इसलिए 22,800 की इंपॉर्टेंस है। सर आपको शेयर्स दे रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं, तो मौका देख के चौका मारिएगा, नहीं चौका लगता तो आराम से बैठ जाइएगा। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर। रिकवरी अटेम्प्ट जरूर हो रही है, लेकिन 22,913 के लेवल्स पर डाउन साइड भी बहुत ज्यादा दिख चुकी है और गिरावट का रुझान जो है लगातार बरकरार है। नए हफ्ते की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही। इस वक्त अगर आप हीट मैप को देखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को देखेंगे, जहां ताजा लॉन्ग्स बिल्ट हो रहे हैं, उसमें कुछ हद तक हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा स्पेस से जुड़ी कंपनियां हैं, साथ साथ कंजम्पशन का खेमा भी है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी हैं जिस पर फोकस होना चाहिए, और साथ साथ गोल्ड फाइनेंसिंग में मन्नापुरम फाइनेंस का काउंटर भी। राहुल, गुड आफ्टरनून, आपसे जानना चाहेंगे, मन्नापुरम फाइनेंस ऑलमोस्ट 8% की तेजी, मुथूट फाइनेंस में बिकवाली का दबाव है, लेकिन ऑन दी फ्लिप साइड मन्नापुरम फाइनेंस में आज दिन की शुरुआत से अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। पिछले दिनों सोने चांदी की चाल, प्रेशियस मेटल्स में जहां हमने बढ़त देखी थी, नए उच्चतम स्तर भी देखे थे गोल्ड में, और उसके ठीक बाद ये गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर भी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आई थी। मन्नापुरम फाइनेंस की आज की तेजी पर आपका टेक क्या होगा? डेफिनेटली पॉजिटिव साइड की तरफ है, बट लॉन्ग अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। इसका 2 कारण है। नंबर 1, ये दिस अपमूव हैज बॉट प्राइसेस टू अ सप्लाई जोन 192 से लेके 200 तक का जो सप्लाई जोन है, प्राइस एकदम उस टाइम फ्रेम में है। मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए जब तक 210 जो पिछला स्विंग हाई है, जब तक वो टेकआउट नहीं होता है, हमें लॉन्ग वेंचर नहीं करना चाहिए स्टॉक में। जस्ट स्टे आउट इन द साइडलाइंस।
में रखा जाने लायक काउंटर इस वक्त ये ज़रूर बना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो अपसाइड देखने को मिली है, अगर पोजीशंस हैं उससे ज़रूर इंटैक्ट रखें, लेकिन सही वक्त आने पर लेवल्स को मानकर चले जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, और लिस्ट डाउन ज़रूर कीजिए, सही वक्त आने पर एंट्री ज़रूर लेनी है। इस वक्त हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 8% के अप मूव्स। इसी तरह के मूव्स और मोमेंटम जो है कुछ और स्टॉक्स में भी नज़र आ रहे हैं आज, जैसे कि जुबिलेंट फूड का काउंटर देखें, आदित्य बिरला फैशन देखें। नीलेश, गुड आफ्टरनून। आदित्य बिरला फैशन के तो नंबर्स आए थे, नतीजे जो हैं तीसरी तिमाही के, उसमें रेवेन्यू के फ्रंट पर आई थिंक ऑलमोस्ट 3% की बढ़त देखने को मिली थी, और साथ ही घाटे से कंपनी, इनका घाटा जो है इनफैक्ट कम हुआ था। सेंटिमेंट रिजल्ट के ही थे। आज सुबह हमने देखा कि उसके ठीक बाद पॉजिटिव मूव, और ये मूव अब भी बरकरार है। ABFRL 256 के लेवल्स। जी मासी, बिल्कुल देखिए आज का रिवर्सल काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक ने 237 के लोस टेस्ट किए हैं, और ठीक उन्हीं लेवलों से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल, जो ऐसा लग रहा है कि हैमर काइंड ऑफ कैंडल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। एक रिवर्सल कैंडल है, एक फॉलोअप मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 265 270 तक का पुल बैक यहाँ पे उसकी संभावना काफी ज्यादा है कि स्टॉक यहाँ से फॉलोअप मूव दिखा सकता है। 247 के स्टॉप लॉस से अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा इंतजार करें, क्लोजिंग तक अगर इसकी क्लोजिंग 255 के ऊपर होती है तो एक लॉन्ग ट्रेड एज ए BTST यहाँ पे लेके चल सकते हैं। तक इसे हम एक बार वॉच लिस्ट में भी रखेंगे, और क्लोजिंग के ठीक पहले BTST STBT ट्रेड्स के सेगमेंट में एक बार इससे रिविजिट भी करेंगे। फिलहाल ABFRL में करीब 3% की तेजी। जुबिलेंट फूड पर रचित आपसे एक राय जानना चाहेंगे। 2% की तेजी है, और पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक जो है बिल्कुल रेडार पर नजर आ रहा है। ब्रोकरेजेस की भी पॉजिटिव कमेंट्री। 682 के लेवल्स हैं। मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि 781 तक के जा सकता है, और जेफरीज ने तो काफी बोल्ड टारगेट्स दिए, 1000 तक के लक्ष्य भी जुबिलेंट फूड के काउंटर पर। टेक्निकली आपकी राय 682 के लेवल से क्या दमखम रखता है यहाँ से मजबूती के? देखिए, कोशिश ये कर रहा है ब्रेकआउट करने की, इस पे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, मगर इसमें एक कंडीशन हमारी ये रहेगी कि अराउंड 690 के ऊपर ये मेंटेन करता है तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, और उस ट्रेडिंग पोजीशन को आप अराउंड 750 760 तक देख सकते हैं। 690 के ऊपर ब्रेकआउट आए तभी आप इसमें कुछ करें, अदरवाइज यहां से एक छोटा सा आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, जो कि अराउंड आपको 636 लेवल्स तक लेके जा सकता है। चलिए, ये एक राय जुबिलेंट फूड पर लेवल्स पर बिल्कुल नजर होनी चाहिए। और इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट जितने वॉलेटाइल है, ऐसे में हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही कहती है कि आपको सही एडवाइस और सही हिदायत एट ऑल पॉइंट्स देनी है। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, और ऐसे सिनेरियोज में आपके लिए रिसर्च समझना बेहद ज़रूरी है। स्टॉक्स में जहाँ मजबूती है उसके पीछे की वजह क्या है, अचानक अगर स्टॉक बिल्कुल टूट रहा है, मेजर एक्सीडेंट के तौर पर नजर आ रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, ये सब कुछ हम लगातार रिसर्च के जरिए आप तक पहुंचाते रहते हैं। एक ऐसा ही स्टॉक और एक ऐसी ही रिसर्च आपके लिए हम लेकर आए हैं। एक स्टॉक है AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसे पुल अप करेंगे। इस स्टॉक में लगातार कमजोरी का रुझान देखने को मिल रहा है। वैसे तो इंटीग्रेटेड ओमनी चैनल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है ये कंपनी, लेकिन इस वक्त भी हम देख रहे हैं 5% की लोअर सर्किट, और लगातार गिरावट का ट्रेंड एक साल में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी शरद ने इस पर एक डिटेल रिसर्च किया, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, और इसकी गिरावट जो लगातार बढ़ रही है इसके पीछे की वजह क्या है। शरद बताइए। जी बिल्कुल, प्रॉब्लम मैं डायरेक्टली डाइव इन करता हूँ AGS ट्रांजैक्ट के बारे में। यहाँ पे जो इनकी Q3 नंबर्स आई है, और यहाँ पे देखें तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रोविजनिंग जो है इस क्वार्टर रिकॉग्नाइज किया है ट्रेड रिसीवेबल का। ये जो लॉस आ रहा है 194 करोड़ का लॉस आ रहा है। कंपनी का जो बैलेंस शीट या PL साइज होता है उससे ये बहुत बड़ा प्रोविजन देखने मिल रहा है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने भी कुछ एडवर्स ओपिनियन डाले हैं रिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट पे, स्टैंड अलोन के लिए भी, कंसोलिडेटेड के लिए भी। तो ऑडिटर की तरफ से भी चेतावनी आई है। कंपनी ने एक ही क्वार्टर में सबसे बड़ा जो है प्रोविजन ले लिया, और उसके अलावा जो है कंपनी जो है अप्रोच कर रही है लेंडर्स को कि किस तरह उनकी जो डेट है वॉलंटरली उसको रिस्ट्रक्चर कैसे की जाए कंपनी की और उसकी आर्म्स को लेके। ये तो एक साइड की कहानी थी, लेकिन दूसरे साइड की कहानी है कि बड़े बड़े रेजिग्नेशंस हो रहे हैं, और एक साथ सारे रेजिग्नेशंस अनाउंस किए गए हैं। 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिज़ाइन किए, फिर कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर ने रिज़ाइन कर दिया, और उनके जो सब्सिडरी है SBIL जिसको कहते हैं, उनके MD ने भी जो है रेजिग्नेशन दे दिया है। तो टॉप लेवल्स पे रेजिग्नेशंस आ रही हैं। एक क्वार्टर में ही सारे जो है प्रोविजंस देखने मिल रही हैं। और अगर स्टॉक ट्रैकर की बात करें तो 52 वीक हाई से 75%
जो है स्टॉक ख़त्म हो चुका है। वही लास्ट 6 मंथ्स की बात करें तो 68% का डी ग्रोथ आया है, और एक महीने की भी अगर बात करें तो 50% वेल्थ इरोजन हो चुका है। एक हफ्ते में भी जो है 20% से ज़्यादा की गिरावट आपको स्टॉक में देखने मिली है। लेकिन स्टॉक के कौन शेयर होल्डर्स है वो भी थोड़ा पता करते हैं। यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड 3.61% जो अपने बैलेंस कैटेगरी में उन्होंने रखा है, और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 20% से ज़्यादा का होल्डिंग जो है रिटेल शेयर होल्डर्स का भी है। और अगर रिटेल शेयर होल्डर्स के नंबर्स की बात करें तो करीबन लगभग 90,000 नंबर्स पे अभी खड़ा हुआ है। लेकिन देखिए ये कंपनी ने जो है एक बड़ा वेल्थ इरोजन किया है। अब IPO लेवल्स के तो बात आप कहें तो उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन आई है, लेकिन पिछले जो कह सकते 6 महीने में और 7 महीने में देखें तो एक सिग्निफिकेंट वेल्थ इरोजन जो है इन्वेस्टर्स को देखने मिला है। तो इस ET नाउ स्वदेश की हमेशा यही रहती है डायरेक्शन कि इन सारे स्टॉक्स में जो है आप जो है जोखिम वाले स्टॉक्स रहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछें। नहीं, आप देखिए इन स्टॉक्स में आज क्या भारी गिरावट देखने मिला है। ठीक है, एजीएस ट्रांजेक्ट ये कैश मैनेजमेंट वाली कंपनी है, 3 साल पहले लिस्ट हुई और जो इसका IPO प्राइस था 175 रुपये था। अब ये शेयर गिर के हो गया है 30 रुपये का। यानी कि अगर आपने IPO में निवेश किया और अगर अभी भी आप निवेशित हैं तो आपकी जो वेल्थ है वो करीब 80% साफ हो गई। अब ये दिक्कत है, और मैनेजमेंट को लेकर प्रॉब्लम है, बिजनेस को लेकर दिक्कत है, कैश को लेकर प्रॉब्लम है कंपनी में, और आज का ये बड़ा एक्सीडेंट भी है। लगातार इसमें गिरावट हम देख भी रहे हैं। 3 महीने में करीब 64% ये शेयर गिर गया है। ठीक है, एजीएस ट्रांजेक्ट पर जरा व्यू ले लेते हैं, उसके बाद एक शेयर ऐसा लगे जो देख के थोड़ा आपको गुड फील होगा। गुड फील कराना भी हमारा आपको काम है। तो एजीएस ट्रांजेक्ट पर पहले व्यू लेते हैं। राहुल जी, एजीएस ट्रांजेक्ट मतलब अब वैल्यू की क्या ही बातचीत करें, जब 175 वाला शेयर गिर के 30 रुपए का हो जाए, कोई उम्मीद है आपको इससे? तो एजीएस ट्रांजैक्ट टेक की आप शायद बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो ऐसे कैटेगरी के शेयर्स होते हैं जहां पे कॉन्स्टेंटली कैंडल्स नहीं बनते, ऐसे टाइम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बताने के लिए। बट हाँ, इट्स नॉट लुकिंग गुड। उम्मीद तो जैसे आपने कहा अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल, कैंडल्स कैसे बनेंगे? फिसल पट्टी बनी है, साफ साफ दिख रही है कि शेयर संभला ही नहीं है। मतलब जो IPO का प्राइस था उस प्राइस पर कभी शेयर आया ही नहीं, और उसके बाद से लगातार हमने प्रेशर देखा। ये 3 साल पहले की लिस्टिंग है, 2022 की फरवरी में इसकी लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद से लगातार इसकी हालत ये है। लेकिन एक चलिए अच्छा शेयर लेकर आते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि बाजार बाकायदा हरे निशान में आ गए हैं, और शायद अब चूंकि 10-20 मिनट बचे हैं बाजार बंद होने में, आप 8 सत्र की लगातार गिरावट के बाद आज आप हरे निशान में शायद क्लोजिंग देखें। 22 अंकों पर है निफ्टी, लेकिन लोअर लेवल से करीब 200 अंकों के आसपास की रिकवरी। निफ्टी बैंक की बात करें, करीब 700 अंकों की रिकवरी लोअर लेवल से आज के सत्र में हम ये देख रहे हैं। तो इंटरडे में रिकवरी ठीक है, लेकिन अगर क्लोजिंग थोड़ी सी आज पॉजिटिव हो जाए तो कहने के लिहाज से एक चीज हो जाएगी कि हाँ, 8 दिनों की जो गिरावट थी उस पर ब्रेक लग गई। लेकिन नतीजों के बाद आज ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर में हम देख रहे हैं कि 5% की तेजी है। नतीजों में इस तरह का क्या खास है कि जो आज शेयर को जोश भरने का काम कर रहा है, बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए, ग्लेनमार्क अच्छी तेजी, क्या रीजन है इसके? देखिए, एक तो नतीजे अच्छे अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के, क्योंकि खासकर आय में आप देखिए 35% के आसपास की बढ़ोतरी जो है कंपनी ने आय में दर्ज की है, और हर पैमाने पे कंपनी ने यहाँ पे मुनाफा किया है। एबिटा फ्रंट पे देखिए, पिछले बार 208 करोड़ का नुकसान था, इस बार कंपनी को 600 करोड़ का मुनाफा हुआ है एबिटा फ्रंट पे। और बॉटम लाइन में देखेंगे तो 450 करोड़ का नुकसान पिछले बार था, इस बार 348 करोड़ रुपये के आसपास का मुनाफा जो है वो कंपनी ने किया। हालांकि इसके पिछले क्वार्टर में अगर आप क्वार्टर देखेंगे तो इसी तरह का परफॉर्मेंस देखने मिला था, तो बेस का इम्पैक्ट जो है वो इस कंपनी के नतीजों पे देखने मिला है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि इस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो देखने मिली है। इंडिया कारोबार 300% बढ़ के आया। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी है कि अक्रॉस बोर्ड इंडिया देख लीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका देख लीजिएगा, यूरोप देख लीजिएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो हर जगह साल दर साल बढ़ोतरी देखने मिली है। और हर फार्मा कंपनी में आपने इस तरह का ट्रेंड नहीं देखा। बाकी फार्मा कंपनी में अगर आप देखेंगे तो कहीं नॉर्थ अमेरिका में दिक्कत, कहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में दिक्कत, किसी को इंडिया में दिक्कत, किसी को अमेरिका में दिक्कत, लेकिन इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो हर ज्योग्राफी में इस कंपनी ने परफॉर्म किया है। ये सबसे अच्छी बात जो है वो इस कंपनी के नतीजों में देखने मिली। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट का अगर आप कॉन्फिडेंट देखेंगे तो आगे के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट है। जैसे कि एक्यूट बिजनेस है, एक्यूट बिजनेस में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, कंपनी का कहना है कि आगे चल के जो है वो एक्यूट बिजनेस में आपको सुधार देखने मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका जो रेस्पिरेटरी बिजनेस था, डायबिटीज़ का बिजनेस था,
वहाँ पे मार्केट से कम इन्होंने ग्रोथ की है। लेकिन आने वाले समय में रेस्पिरेटरी में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है अगले 6 से 9 महीने में करीब 4 ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनको अप्रूवल मिलने वाला है। इसके अलावा डायबिटीज़ में भी अगर आप देखेंगे तो इनका कहना है कि आगे चल के ओवरऑल स्थिति जो है वो बेहतर होगी। यूएस बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो इनका कहना है कि आने वाला समय जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि नए लॉन्चेस ये करने वाले जिसके चलते ओवरऑल सपोर्ट मिलने वाला है और इन नए लॉन्चेस से ग्रॉस मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा, ये भी इनका कहना है। साथ ही साथ इन्होंने गाइडेंस दिया था 19% के मार्जिन का। इस बार अगर आप देखेंगे तो 17.7% के आसपास आया, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि ये जो मार्जिन है कंपनी अचीव करेगी। ग्रॉस सेल्स की फिगर भी कंपनी अचीव करेगी। इस बार मार्जिन में इंपैक्ट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत फॉरेक्स का देखने मिला है, करेंसी मूवमेंट का देखने मिला है। अगर ये करेंसी मूवमेंट नहीं होता तो एबिटा में और ग्रोथ देखने मिलती, मार्जिन और सुधरता, ये कंपनी का कहना है। और आखिरी में जो इंदौर फैसिलिटी के लिए 5 ऑब्जर्वेशंस आए हैं, कंपनी का कहना है कि वहाँ पे कोई भी डेटा इंटीग्रिटी इशू नहीं है। हालांकि कंपनी के कुल यूएस रेवेन्यूज में से 25% वहाँ से आता है, लेकिन कंपनी का कहना है कि यूएस एफडीए से वो बातचीत कर रहे हैं, डेटा इंटीग्रिटी इशू नहीं है और उम्मीद वो करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो नतीजे अच्छे थे। एक नेगेटिव खबर थी, उस पर भी मैनेजमेंट का अच्छा क्लैरिफिकेशन और उसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि ग्लेनमार्क फार्मा में तेजी देखने मिल रही है, वो भी अच्छी खासी। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा में अच्छी तेजी। और एक चीज ये भी है कि जो फुल ईयर का जो गाइडेंस है ग्लेनमार्क फार्मा ने उसको बिल्कुल मेंटेन किया, उसमें कोई चेंजेस नहीं थे। और इंदौर प्लांट की जिसकी बात कर रहे थे वरुण, 6 साल के बाद उसका यूएसएफडीए ने इंस्पेक्शन किया है। देखते हैं कि आगे क्या अपडेट्स आते हैं, लेकिन ऐसी कुछ दिक्कत की बात फिलहाल नहीं लग रही है। 4% के आसपास की बढ़िया तेजी ग्लेनमार्क में है। रचित, आपसे जानना चाहेंगे, ग्लेनमार्क 1550 से गिर के ये शेयर 1350 के नीचे आया था, एक स्ट्रेट फॉल आई थी। आज की ये जो रिकवरी है इसको लेकर कितना कन्विक्शन है आपको? सर देखिए, अभी जब ये डिस्कशन हो रहा था मैं इसका चार्ट ही देख रहा था, समहाउ मेरे को बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा है। और मैं समझता हूं कि ये जो टर्न अराउंड आपने देखा है, इस टर्न अराउंड के बाद अगर आप पोजीशन बनाना भी चाहें तो करीबन 1280 रुपए का एक लेवल होगा, जहां पे अगर आपको ये मिलता है तो वहां पे आप पोजीशन बनाना चालू करें। मगर क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसे नंबर्स आए हैं, वो कन्विक्शन हमारा ऑन दी अदर साइड तब आएगा जब ये 1410 के ऊपर जाके मेंटेन करेगा। तो इन दो लेवल्स को ये ब्रीच करता है या इन दोनों लेवल्स को ये टच करता है, उसके बाद ही कोई लॉन्ग साइड की ट्रेड इनिशिएट करे। अभी एज ऑफ नाउ ये नो ट्रेड जोन में है। ट्रेड जोन में है, मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री अच्छी है, डेटा इंटीग्रिटी को लेकर कोई इश्यूज नहीं है और अच्छी तेजी आज शेयर में हम देख रहे हैं 4% के आसपास की। चलिए बेहद छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट बने हुए हैं और उनके पास है बहुत ही दमदार इंटरेस्टिंग कुछ ट्रेडिंग कॉल्स। बैंक निफ्टी में इस वक्त करीब 450 अंकों की रिकवरी है। सेंसेक्स भी रिकवर करता हुआ दिन के निचले स्तरों से मिड कैप इंडेक्स 1300-1400 अंकों की रिकवरी। सबसे ज्यादा रिकवरी इस वक्त ब्रॉडर मार्केट्स में नजर आ रही है। इस बीच निफ्टी में हम देख रहे हैं निचले स्तरों पर गिरावट जो है ये हावी होती हुई। लेकिन चलिए सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की अगर बात करें, फार्मा, मेटल, पीएसयू बैंक, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल एस्टेट सेक्टर है जिन्होंने कमान संभाली है। वॉलेटाइल मार्केट्स में भी यहाँ पर हरे निशान के साथ अगर इन तमाम इंडेक्सेस को आप देखेंगे मजबूती के साइंस पाएंगे। ऑन दी फ्लिप साइड ऑटोमोबाइल, स्पेस, कंजम्पशन, एफएमसीजी का खेमा, आईटी, ये 3 सेक्टर्स है जहां पर बिकवाली का दबाव लाल निशान के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्टॉक स्पेसिफिक अगर इस बाजार में देखें इस वक्त एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई, रिलायंस और पावर ग्रिड, ये 5 स्टॉक्स हैं जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। लगार्ड्स यानी कि ड्रैगर्स की अगर बात करें, एमएनएम, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और टीसीएस लाल निशान के साथ सबसे ज्यादा गिरावट झेल रहे हैं। 3:17 हो चुके हैं, बाजार बस चंद मिनटों में क्लोज होने वाले हैं। आइए बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड समझ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। नीलेश जी, कोई ट्रेड बन रहे हैं इस वक्त बीटीएसटी या एसटीबीटी के तौर पर? मानसी जी देखिए, सबसे पहले तो रीआइट्रेट करूंगा जो कॉल हमने अभी शेयर किया था कुछ समय पहले, बलरामपुर चीनी, इसे एज ए बीटीएसटी कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं क्योंकि क्लोजिंग काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लगातार एक 6 दिनों की गिरावट के बाद एक पॉजिटिव कैंडल, तो एक फॉलोअप मूव विद गुड वॉल्यूम आज हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कल के सेशन में हमें एक फॉलोअप मूव देखने को मिल जाना चाहिए। 448, 458 और 465 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दूसरी ओर अगर हम ऑटो स्पेस में से देखें तो अशोक लेलैंड, यहाँ पर भी काफी अच्छी क्लोज हमें देखने को मिल रही है। अशोक लेलैंड में भी हमें एक फॉलोअप मूव 230, 235 तक का देखने को मिल सकता है। 215 रुपए 50 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा एंड अशोक लेलैंड में भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। लास्टली इंडेक्स हेवीवेट एचडीएफसी बैंक,
काफी लंबे समय बाद यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन रहा है, तो ये भी एक अच्छा क्लोज देता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है हमें एक फॉलोअप मूव एचडीएफसी बैंक में कल के सेशन में देखने को मिले। 1735 और 1748 ये दो टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1695 का स्टॉप लॉस रखना होगा। एक तो रिविजिट किया नीलेश ने बलराम पुचीनी और इसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक पर भी बीटीएसटी के तौर पर एक ट्रेड बनता हुआ। राहुल, आप बताइए आपकी तरफ से कोई ट्रेड बीटीएसटी एसटीबीटी? चोलामंडलम फाइनेंस 1400 के टारगेट के लिए प्ले किया जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस 1350 1355 के आसपास चल रहा है, तो 1330 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 1400 का टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं चोलामंडलम फाइनेंस, बोथ बीटीएसटी एंड अगर 3-4 दिन का नजरिया है तभी। चोलामंडलम इस इन्वेस्टमेंट 1358 के लेवल्स पर इस वक्त हम यहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं। लेकिन आइए कुछ और काउंटर्स जहाँ पर इस वक्त मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। एक तो अल्केम लैबोरेटरीज और ल्यूपिन। नीलेश जी, आपसे राय जानना चाहेंगे। फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभाल भी रहे हैं और इस सूची में लेबोरेटरी काउंटर्स अगर देखें, अल्केम लैबोरेटरीज जैसे स्टॉक में ऑलमोस्ट 3% की तेजी के साथ कामकाज दिख रहा है। ल्यूपिन के चार्ट्स भी ऑलमोस्ट 3% की मजबूती आज के सत्र में दिखा रहे हैं और पिछले कुछ सेशंस की ही अगर बात करें जहां पर ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट आ रहे हैं, उस लिस्ट में हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक स्पेस और ल्यूपिन का काउंटर है। गोल्डमैन सैक्स की ताज़ा रिपोर्ट की अगर माने 2225 तक के टारगेट्स भी ल्यूपिन में एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। न्यूट्रल टारगेट इन्होंने मेंटेन किए हैं। वहीं जेफरीज का ये मानना है कि 2200 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। आपकी राय क्या है? मानसी, देखिए ओवरऑल फार्मा पैक में काफी अच्छा एक फॉलोअप मूव हम आज देखने को मिल रहा है। एक रिवर्सल मूव मैं कहूंगा वो देखने को मिल रहा है लुपिन इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो संभावना है कि फॉलोअप मूव देखने को मिल सकता है, बट उतना कन्विक्शन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो बेहतर होगा कि वेट एंड वॉच करें। 2050 के ऊपर निकलता है तब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन 2090 और 2120 तक की बनाई जा सकती है एंड 1990 का स्टॉप लॉस होगा, बट एक कंडीशनल बाय होगा। उसके अलावा एल्केम में इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी अच्छा सेटअप नजर आ रहा है एक फॉलोअप मूव के लिए। 4850 और 5010 तक की टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 4680 के स्टॉप लॉस से एल्केम को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑरो फार्मा इस पर्टिकुलर फार्मा पैक एज अ होल अगर आप देखें तो काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, बट बेहतर होगा कि कल के दिन का इंतजार करें। अगर एक फॉलोअप मूव आता है तब यहाँ पे कन्विक्शन थोड़ा बढ़ेगा। अल्केम पर भी भरोसा है नीलेश जी का। अच्छा, अल्केम डे हाई पर है और अल्केम से मिलता जुलता चार्ट आप लेके आइए। एमजीएल भी आपको उसी तरह का दिखेगा। लोअर लेवल से पुलबैक अच्छा है और डे हाई पर जाकर करीब 3% के आसपास की तेजी के साथ एमजीएल में आप ट्रेड होते हुए देखेंगे। राहुल जी, एमजीएल क्या ठीक कैंडिडेट है बीटीएसटी के लिए? तो बीटीएसटी के लिए तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आज पहला दिन है जो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है काफी अर्जे के बाद। एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 1295 के आसपास जो 2% दूर पे ही है। तो हालांकि ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न जो एक बहुत ही कन्वेंशनल पैटर्न माना जाता है, फॉर्मेशन बन रहा है और चांसेस ऑफ अपसाइड देयर। मार्केट का ब्रॉडर टेक्सचर जो नीचे की तरफ है उसको उस पे क्लैरिटी अभी भी नहीं है, इसीलिए मैं अवॉइड करने की सलाह यहाँ पे दूंगा। ठीक है, बढ़िया है। एमजीएल को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कैस्ट्रॉल के शेयर में हम देख रहे हैं कि फिर से आज तगड़ा मूव है 5% के आसपास का और ये शेयर 200 रुपए के ऊपर जाकर अब कारोबार कर रहा है। 200 रुपए के ऊपर निकलना क्या फर्दर तेजी को ट्रिगर करेगा राहुल जी आपके हिसाब से? कैस्ट्रॉल इंडिया का चार्ट इनफैक्ट मच बेटर लग रहा है बीटीएसटी के लिए। इनफैक्ट 207 पे ट्रेड कर रहा है। अगर क्लोजिंग होते होते 210 क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली बीटीएसटी का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। हालांकि 8 ही मिनट बचा है, बट इवन फॉर द शॉर्ट टर्म कैस्ट्रॉल इज लुकिंग लाइक अ गुड कंटेंटर और 225 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं अपसाइड में। 225 के टारगेट के लिए आप कैस्ट्रॉल को प्ले कर सकते हैं। कैस्ट्रॉल में से सी हटाते हैं, एस्ट्रल भी लेकर आइए। एस्ट्रल में हम देख रहे हैं कि लगातार 5-6 सत्र की गिरावट थी। आज इसमें भी तेजी है करीब 4% के आसपास की और डे हाई के आसपास ये भी है। एस्ट्रल में मौके हैं नीलेश जी?
बिल्कुल देखिए, एस्ट्रल इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक रिवर्सल कैंडल आज देखने को मिल रहा है और काफी अच्छा कैंडल है, क्योंकि 7 दिनों की लगातार एक गिरावट के बाद एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है विद अ गुड वॉल्यूम पार्टिसिपेशन। बिल्डअप लॉन्ग साइड में हुए हैं, तो सेटअप काफी अच्छा है। एक परफेक्ट बीटीएसटी कैंडिडेट ये साबित हो सकता है। 1420 और 1445 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 1355 के स्टॉप लॉस से एस्ट्रल को एज ए बीटीएसटी कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। 155 के स्टॉप लॉस से एस्ट्रल में आप बीटीएसटी कर सकते हैं। फार्मा शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव बाइंग है और कहीं कहीं बहुत अच्छी तेजी है। उन तेजी वाले शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि एक शेयर आप देखिए पिरामल फार्मा करीब 8% ऊपर है। 300 रुपए के भाव हमने पिरामल फार्मा में देखे हैं, गिरते गिरते ये 200 रुपए के भी नीचे गया था और आज अच्छी तेजी है पिरामल फार्मा में। नीलेश जी, आप जरा चेक करेंगे पिरामल फार्मा। बिल्कुल देखिए, पीपीएल फार्मा यहाँ पर भी पिछले 6-7 दिनों की कंसेक्यूटिव फॉल के बाद एक काफी अच्छा बुलिश कैंडल बन रहा है इनफैक्ट, और वॉल्यूम काफी अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी एक संभावना है कि काउंटर 205 और 210 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। 210 का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट फिलहाल के लिए 210 के टारगेट को ध्यान में रख के यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। फ्रेश खरीदारी की सलाह इसलिए नहीं होगी क्योंकि काउंटर ऑलरेडी 8% ऊपर है, तो बेहतर होगा कि इन लेवलों पर अवॉइड करें। रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू करके चल सकते हैं। है वो इंटैक्ट रखें, नई खरीदारी से फिलहाल दूर रहने की राय पिरामल फार्मा पर मिलती हुई। 8.8% की तेजी है और इनफैक्ट कुछ और काउंटर्स जहां शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं इस लिस्ट में महानगर गैस जिसका भी जिक्र हमने किया, एल्केम लेबोरेटरीज जहां पर हमने एक एक्सपर्ट टेक लिया, और फार्मा स्पेस से जुड़ी चुनिंदा और कंपनियां। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस में भी ऑलमोस्ट 4% की तेजी के साथ 2240 के लेवल्स पर। राहुल, कोई राय होगी? अडानी एंटरप्राइजेस ऑलमोस्ट 4% के मूव शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अदानी ग्रुप्स में एक्चुअली हमारा प्रेफर्ड पिक इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स अदानी पोर्ट्स। अदानी एंटरप्राइजेस अगेन सेम टेक्सचर, सिंगल डे मूवमेंट आया है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो सिंगल डे मूवमेंट के हिसाब से हम लोग स्टॉक्स लॉन्ग नहीं जाते हैं, दोनों बीटीएसटी और शॉर्ट टर्म के लिए। नीलेश जी, बस बाजार बंद होने में सिर्फ 3 से 4 मिनट बचे हैं। बजाज ट्विंस पर एक राय दीजिएगा। बजाज फाइनेंस में भी आज दिन की शुरुआत से ही अच्छा खासा एक्शन है और बजाज फिनसर्व में भी ऑलमोस्ट 3% की तेजी के साथ ट्रेड्स तो नजर आ रहे हैं। नीलेश जी, ये सवाल आपके लिए, बजाज ट्विंस। बिल्कुल देखिए, बजाज ट्विंस इनफैक्ट ये दोनों ही काउंटर में से सबसे ज्यादा कन्विक्शन हमें आ रहा है बजाज फिनसर्व पे। काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, 14% का ओआई इजाफा हो रहा है यहाँ पे, तो क्लियरली यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहे हैं। फॉलोअप मूव यहाँ पे 1950 और 2000 तक का देखने को मिल सकता है। इसे शॉर्ट टर्म एज वेल एज पोजिशनल बाय के तौर पर कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। 1845 का स्टॉप लॉस रखना होगा। बजाज फाइनेंस का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट कन्विक्शन बजाज फिनसर्व में है। बजाज फाइनेंस में 8600 तक का मूव हम देख सकते हैं। 8200 के स्टॉप लॉस यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। दोनों में बजाज फिनसर्व पर कन्विक्शन ज्यादा बनता हुआ, लेकिन जहां फाइनेंस प्लेयर्स की बात करें, श्रीराम फाइनेंस पर राहुल एक क्विक व्यू आपसे जानना चाहेंगे। मिनट्स में श्रीराम फाइनेंस, राहुल। एक्चुअली लोड नहीं हो रहा है। ओके, नो वरीज। 553 के लेवल्स पर करीब 3% का इजाफा श्रीराम फाइनेंस के काउंटर पर भी। नीलेश जी, अगर आप देख पा रहे हैं चार्ट्स को, क्विकली राय दीजिएगा। बिल्कुल मानसी जी, श्रीराम फाइनेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच करूंगा क्योंकि 560 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 560 के ऊपर अगर ये निकलता है तब यहाँ पे इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। 535 का स्टॉप लॉस होगा और फ्रेश खरीदारी करनी है तो 560 के ऊपर निकलने के बाद ही करें। उसके बाद 580 और 600 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। क्लोजिंग आपको हम